जो पहली पॉडकास्ट हुई वो ऑलमोस्ट आई थिंक हमारी 100th एपिसोड थी और अभी कोई हमारी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 और हो गई। चले मैं ये तो कह सकता हूँ इसकी 100 भी मेरी है, 200 भी मेरी है। सो आई जस्ट रोट दिस आर्टिकल, हाउ कैन वी फिक्स पाकिस्तान। हर किसी को पता है सोल्यूशन क्या है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। सरकार से बाहर आ जाते हैं तो हर बंदा बता रहा है ऐसे भी फिक्स हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देन वेयर इज द प्रॉब्लम? रेस गेम के अंदर हर लीडरशिप अपने उस परसेंटेज पे काम करेगी जो ज्यादा दिखता है, जो ज्यादा वोट अट्रैक्ट करता होगा। तो उनके टाइम स्लॉट बहुत छोटा है आपके पास, और उसमें जो आप लाना चाहते हैं वो अपर सर्विस की कार्डियोलॉजी होगी। डीपर सर्जरीज जो है वो टाइम मांगती है। Do you think there is a problem with the system? Like if we have another way of democracy? एक परसेंटेज है जिसमें आपके पास रूम है अपने इंडिविजुअलिज्म का, और एक परसेंटेज है जहाँ सिस्टम आपको कलेक्टिवली बाउंड रखता है। जिस दिन सिस्टम चलाने वाली जो सोच है वो 100% लिमिट कर देगी ना परफॉर्मेंस को नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उस दिन उसके पास उतना रूम भी नहीं होगा कि वहाँ वो अपने लिए पर्सनली कोई मिनिस्ट्री कुछ कर सके। Do you think the problem is the system? Meaning like जो डेमोक्रेसी जिस तरह की इस मुल्क में चल रही है, कि अगर उसके बजाय कोई और सिस्टम होता, या आपको लगता है कि हमारे कॉम्पिटेंसी का भी मसला है? आपने नथ डाल दिया पूरी दुनिया में कि यू हैव अ नेबर 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आपने 3 दिन में चने चबाए उसको, और फिर हमारा एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से। ऊपर वाले भाई भी खुश हो गए, चाइना गॉट हैप्पी, सबकी आंखें खुल गई भैया के सिस्टम के अंदर ये तो है तो कमजोर फाइनेंशियली, लेकिन लड़ने झगड़ने के चीते हैं। थोड़ा वो एंड भी खुल गया, थोड़े भूले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स याद आ गए लोगों को। ईरान की रेजिलियंस को आप कैसे देखते हैं? किसी ने मुझे कहा था हिस्ट्री ऑलवेज ग्लोरीफाइज द करेज। इस पूरे एपिसोड में ईरान विल टेक द ग्लोरी, पाकिस्तान विल टेक द स्ट्रेटजी एंड चाइना विल टेक द अपर हैंड। डू यू ऑल्सो थिंक कि हमने पाकिस्तान में ज़रा थोड़ी ज़्यादती भी की है? जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं कि जो बिला वजह की तनकीद हमने इस टाइम के ऊपर एक डिबेट शुरू कर दी। इसको आप ऐसे कहने मीन टाइमिंग इख्तलाफ सही है मगर टाइमिंग बहुत गलत है। आप 100 लोगों से मिलते हैं, यंगस्टर से भी, पावरफुल कॉरिडोर्स में भी आप जाते हैं। वेयर आर वी हेडिंग एज अ नेशन? You have privilege, if you have power, if you have money, Pakistan is heaven for you. If you're underprivileged here, then this would become a curse for you. आम जो बच्चा है 18 से 25 साल 30 साल की एज ग्रुप, उसको आपकी क्या एडवाइस होगी? Number one, डॉन के आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, सही तो है। इसी से ही शुरू करते हैं। हाँ sure. सो आई जस्ट रोट दिस आर्टिकल ऑन माई न्यूज़ लेटर, और लेटर्स बाय टी के नाम से आई स्टार्टेड। सो उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 8-10 साल के, वो लोगों से रॉ तरीके के साथ शेयर किए जाएँ। उसमें कोई पॉलिटिकल एनालिसिस भी ना हो, उसमें कोई इंटेलेक्चुअलिज्म भी ना हो। वो एक अंदर से एक हार्ट टू हार्ट ऑडियंस को मैं दिखाऊं कि मैंने तो ये देखा है। तो आई रोट दिस आर्टिकल, हाउ कैन वी फिक्स पाकिस्तान, और वो डॉन पे भी पब्लिश हुआ। और उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जितने लोगों के साथ मैं बैठा हूँ पिछले 200 एपिसोड्स और TCM के भी 8-10 साल, हर किसी को पता है मसला क्या है, हर किसी को पता है सोल्यूशन क्या है। एक सोल्यूशन नहीं, 3-3 सोल्यूशंस पता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। और करना भी चाहता है क्योंकि जब वो सरकार से बाहर आ जाते हैं तो हर बंदा बता रहा है ऐसे भी फिक्स हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो फौजी भी बता रहा है, वो डिप्लोमेट भी बता रहा है, ब्यूरोक्रेट भी बता रहा है। तो देन वेयर इज़ द प्रॉब्लम? इज़ द प्रॉब्लम डेमोक्रेसी? द सिस्टम इज़ द प्रॉब्लम? और हम करना नहीं चाहते, हमें आता नहीं है करना, या हमारी नीयत नहीं है करना, या टाइटैनिक इतना बड़ा ये बन चुका है कि लोग आते हैं फिक्स करने के लिए बट उनसे हो नहीं पा रहा हो। लेकिन फिर आप देखते हैं कि वही बिजनेसमैन बिहाइंड द सीन अपनी बहुत बड़ी एम्पायर भी चला रहा है बिजनेस की। तो वहाँ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो अंदर आके वो मतलब टेक्नोलॉजी है, पैसा है, दुनिया से लोग ला सकते हैं। सो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? You asking my opinion? हाँ, तो इसके ऊपर लाइक व्हाट डू यू थिंक? आपने भी बहुत बड़ा अपना फैमिली बिजनेस भी चलाया, अभी भी आप उस पर काम कर रहे हैं, लोगों से भी मिले, इस्टेब्लिशमेंट से भी मिले, इंस्टीट्यूट्स में भी गए, अभी अभी US का टूर भी करके आए, उसके ऊपर भी हम आएंगे। If I zoom out, like what is the problem with Pakistan as a state? What do you think? Well, first of all, सिस्टम के अंदर हर चीज़ सॉल्वेबल हो ये तो वन कैन अंडरस्टैंड एंड परसीव। कंट्रोलेबल हो ये ज़रा डिटेल मांगती है। तो एक चीज़ का मसला पता होना एक और बात है, उसे कंट्रोल करना एक और बात है। तो जब आप एक
चले चलाई कश्ती के ऊपर चलते हो ना, नाउ इट हैज सेल्ड फॉर ऑलमोस्ट 75 years. तो इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ वेरी, इट्स अ बिग मिक्स ओवर हियर. तो इसका एक हिस्सा जो है वो बहुत कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट आपको ओवर द पीरियड ऑफ 75-70 years दिखेगा मुल्क के अंदर. वो कांस्टेंट नहीं हिलता कभी भी. और एक हिस्से में आपको हमेशा वेरिएशन मिलेगी, एंड इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव टू जिस किस्म की लीडरशिप उसको लीड कर रही है. तो जो पाकिस्तान की वेरिएटिंग हिस्ट्री है ना, जहाँ उसमें वेरिएशन रही है, मैं समझता हूँ उस पर कलाम भी हो सकता है, बात भी हो सकती है, उस पर एडवाइजरी भी बैठ सकती है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें भी. तो इस हिस्से का जो फसाद है और जो इस हिस्से का करप्शन है, जो हमेशा से एक वेरिएटिंग फैक्टर रहा है, जो हर हुकूमत में, हर दौर में उसके अंदर स्टाइल ऑफ लीडरशिप और द डीएनए ऑफ लीडरशिप के तहत जो है वेरिएशन बहुत आई है, हर किसी डिफरेंट रही है. उसके ऊपर बात हो सकती है, उस पर एक लायामल बनाया जा सकता है, उस पर एक डिज़ाइन किया जा सकता है, हाउ इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. वो दौर क्या छोड़ के गया और आने वाले दौर को क्या दे के गया, इस पर बात हो सकती है. और आज भी बात हो सकती है और कल भी बात हो सकती है. जो कांस्टेंट है ना पाकिस्तान का, वो समझना बहुत ज़रूरी है. और उस पर एक सोच ये है कि वो उस कांस्टेंट को तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग उस कांस्टेंट के साथ चलना चाहते हैं, उसके खैर और शर का मुआजना करते हुए. इन अ नटशेल, दिस व्हाट आई बिलीव. एंड कांस्टेंट इज द फौज इदारा. कांस्टेंट इज द सिस्टम. ठीक है. नहीं, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम, अगेन अगर और हम जूम आउट करें, रियासत की जो कंसिस्टेंसी है ना, और जो उसका कांस्टेंट खड़ा हुआ है, जो हिलता नहीं है अपनी जगह से, जो एक फैक्टर डिफाइंड है, वो है और वो रहेगा. नहीं, लेकिन अगेन अभी डिस्कशन हम अगर इससे भी ऊपर जाएं, हम ये भी ना कहेंगे फिर फौज ये करती है कि डेमोक्रेसी. फिर उसके बाद एक चीज़ की 30% परफॉर्म कर रही हो ना, तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये होता है, वो कहता है भाई 70% नहीं छेड़ते, 30 में हम बहुत अच्छे हैं. सो द रीज़न वाई दिस इज़ बिन ऑलवेज सेड के अल्लाह ही चला रहा है, क्योंकि वो 30% हम मिरेकल बेस्ड ही कह रहे होते हैं, मैथ्स नहीं होती उसमें. 30% में हम मैच जीत जाएं कभी, 30% में हम जंग जीत जाए, 30% पे हम कोई बड़ा अच्छा फाइनेंशियल हुक मिल जाए हमें. तो वो 30-35% के चेंज के अंदर स्ट्रैटेजी जो अपनाई जाती है वो यही है कि भाई 60% को मत छेड़ें. नीयत भी होगी, सोच भी होगी, मगर वो जो 60% पूरी कंट्री का ओवर अ पीरियड ऑफ 70 years खराब हुआ है ना, उस पर हाथ डालने के लिए 5 साल छोटा पीरियड है. 5 साल की सिविल गवर्नमेंट भी छोटा पीरियड है, और 10 years की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी छोटा पीरियड है. इसको दोनों ही सॉर्ट आउट करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी, मगर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड थिंग्स कि हम अपना बड़ा चंक जो है जो ख़राब हुआ है ना, उसको ठीक करें. तो नॉर्मली रेस गेम के अंदर हर लीडरशिप अपने उस परसेंटेज पे काम करेगी जो ज़्यादा दिखता है, जो ज़्यादा बोल्ड है, लाउड है, जो ज़्यादा वोट अट्रैक्ट करता होगा, जो ज़्यादा सिस्टम के अंदर, पब्लिक के अंदर जो मैसेज को अपील करता हूँ. क्योंकि टाइम स्लॉट बहुत छोटा है आपके पास, और उसमें जो आप लाना चाहते हैं वो अपर सर्विस की कार्डियोलॉजी होगी. डीपर सर्जरीज जो हैं वो टाइम मांगती है. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो डीपर सर्जरीज अगर आप इवन 20 साल ले लें तो वो शायद करना ही ना चाहते हो, क्योंकि अगर वो डीपर सर्जरी हो गई तो आपके अपने मफादात पे भी फिर ज़रा देखें, हिट मसला यही आ जाता है ना कि भाई सवाल ये उठता है कि क्या इतनी भी ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं आई जिसने अपने मफाद से बढ़ के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया हो, और जो खैर और शर एग्जिस्ट करता है कंट्री में उसमें आंख बंद की हो शर के ऊपर, और अपनी डोमेन में, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रहते हुए भी परफॉर्म किया हो, अपने अगले आने वाले 5 सालों का ख्याल ना किया हो, अपनी लगाई हुई पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल ना किया हो. तो ये तो आप बताएं ना कि आपकी क्या स्टडी कहती है इसके ऊपर. मैं क्योंकि मेरा पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है, मेरी फैमिली में हैं लीडर्स हैं जो आए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो मैं तो स्ट्रक्चर को जानता हूँ अंदर के. ये मॉडल जो है वो इट्स अ मनी मेकिंग मॉडल, नॉट जनरली और मोस्टली,
मगर पैसा लगता है, खर्चा लगता है। But do you think there is a problem with the system? Like if we have another way of democracy, कि शायद उसमें चीज़ें बेहतर हों, because अभी the problem is like लेकिन अगर democracy असल है ही बात ऐसे। मुझे मैं जो जितना मेरा तजर्बा रहा है, देख मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज तलाश निकलवा रहा है मैं ऐसे, तो आई गो फॉर इट। एक परसेंटेज है जिसमें आपके पास रूम है अपने इंडिविजुअलिज्म का, और एक परसेंटेज है जहाँ सिस्टम आपको कलेक्टिवली बाउंड रखता है। जिस दिन सिस्टम चलाने वाली जो सोच है वो 100% लिमिट कर देगी ना परफॉर्मेंस को अपने मुल्क के मफाद के, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उस दिन उसके पास उतना रूम भी नहीं होगा कि वहाँ वो अपने लिए पर्सनली कोई मिनिस्ट्री कुछ कर सके। तो इधर एक रूम होता है जिस रूम में इजाज़त है या होगी, और एक रूम है जिसके अंदर कंबाइंड इंटरेस्ट पूरे स्ट्रक्चर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अभी जो ये बंदा कॉन्वर्सेशन सुन रहा रोलेट होगा ना। देखिए ना आपने, रोलेट जी। रोलेट जो होता है, रोलेट के अंदर वहाँ जिसकी तरफ होगा तो ये पूरे मुल्क की ज्योग्राफी के अंदर स्ट्रेस रिलीफ, लेवरेजेस, प्रेशर्स, ये सारे रोलेट की तरह जहां बॉल जिस पे आएगा ना उस पे बनता है फिर ये। तो जो जो इंटरेस्ट, जो सेगमेंट, जो फैकल्टी, जो सूबा या जो सिटी या जो इदारा या किसी भी लेवल के ऊपर जो डिसाइडेड हो रहा होता है कि भाई यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है तो वहाँ पे उसूल ज़्यादा अप्लाई हो रहे होंगे, जो इग्नोर्ड उस वक्त प्रायोरिटी में नहीं होगा। तो एक हो रहा होता है ये जो 30% मैंने कहा है ना, जो रखना ही रखना है आपने सही, उसके अंदर भी आपकी पूरा एक रोलेट चल रहा होता है कि भाई ये पॉलिसी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है जो पूरा स्ट्रक्चर 70+ ईयर्स से चल रहा है, तो उसको ही संभालने में पाकिस्तान के इतने मसले मसाइल हैं। जो फर्स्ट 30% है, बाकी के 60-70 तक के लिए ना टाइम मिलता है, ना प्रायोरिटी होगा, ना कन्वीनियंस होगी उसमें, और कोई से भी नहीं है कि मैं उस जख्म को ठीक करने जा रहा हूँ जिसकी ना मुझे वाह मिलनी है, जिसकी ना मुझे कोई मेरी पॉलिटिकल कैंपेन में फ़ायदा है, जिसके लिए मेरी एग्जिस्टेंशियल वजूद को कोई उससे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या होगा उस नासूर को छेड़ने का। सो आई थिंक मोस्टली वहाँ इंटरेस्ट जाता नहीं है। दैट्स व्हाट यू फाइंड, क्योंकि इट्स अ रैट रेस गोइंग ऑन। ये जीत हार का मसला है ना, पावर में आना, ये सर्विस और परफॉर्मेंस का मसला थोड़ी रहा है। अभी जो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा होगा ना, वो क्या शेख साहब बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं और बड़ा फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर समझा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन व्हाट यू आर सेइंग। बट अगेन अगर मैं आम बंदा जो बच्चा सुन रहा है उसको, मेरे दोस्त हर जगह हैं, तो ख्याल रख हाँ, के नहीं नहीं, बात मैं करेंगे नहीं ना। नहीं, आई अंडरस्टैंड। बट लाइक अगेन इफ़ आई जूम आउट दोबारा से और मैं ये सवाल आपसे दोबारा से करूँ, एंड इफ़ आई गिव यू दीज ऑप्शंस, डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम इज द सिस्टम, मीनिंग लाइक जो डेमोक्रेसी जिस तरह की इस मुल्क में चल रही है, कि अगर उसकी बजाय कोई और सिस्टम होता, वेदर इज डिक्टेटरशिप या पार्लियामेंट्री निज़ाम या सदारती निज़ाम या इवन कोई और निज़ाम, या फिर इस्लामी निज़ाम भी गए ना। इस्लामी निज़ाम भी हो सकता है बिल्कुल, फिर या आपको लगता है कि हमारे कॉम्पिटेंसी का भी मसला है और हम करना भी नहीं चाहते नहीं नहीं, हैं? कॉम्पिटेंसी का मसला। ओके। ओह नो, नॉट एट ऑल सर। नथ डाल दी आपने। जहाँ हम चाहते हैं हम कर लेते हैं। आपने नथ डाल दिया पूरी दुनिया में। आप ये देखें कि यू हैव अ नेबर हु 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन यू, रिडिक्यूलिंग आपकी तहकीर, आपका तमस्कुर, आपकी हर लिहाज से वो तकलील कर रहा होता है। आपने 3 दिन में चने चबाए उसको, विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। वहाँ से आपने अपनी वॉरफेयर की मार्केट को, आप असल तो मज़ा तो तब था जब हम आईटी एक्सपोर्ट कर रहे होते, जब हम साइबर सिक्योरिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते, जब हम जो हैं एआई एक्सपोर्ट कर रहे होते। मज़ा तो तब था जब हम जर्नलिज्म एक्सपोर्ट करते। तो आपकी फिल्म, हमारे जर्नलिस्ट को बड़े पैनल पे बुलाया जाता, वो ट्रेनिंग ही दे रहा होता भाई जर्नलिज्म होता है। तो एकेडमिक इंटेलेक्चुअलिज्म और ये तो एक्सपर्टीज़ में हम एक्सपोर्ट करने में सोच है लोगों की, लेकिन मसाइल हैं या क्या मसला है। वॉरफेयर हमारा एक्सपोर्ट हो गया है यहाँ से जी, हमारा। तो ऊपर वाले भाई भी खुश हो गए, चाइना गॉट हैप्पी, भाई हमारी मार्केट हाई कर दी इसने और हमारी इंटेल भी चेक हो गई। और उसके बाद आपका अल्लाह भला करे दरवाजे खुल गए लोगों के कि भाई जब फड्डा होगा ना, तो जो सुकून से बैठी हुई स्टेट्स थी जो कहती थी कि चिल माहौल ते मिठे चौल, उससे दोस्ती लगा लो तो प्रोटेक्टेड रहोगे, सबकी आंखें खुल गई भैया के सिस्टम के अंदर ये तो
हैं तो कमज़ोर फाइनेंशियली, लेकिन लड़ने झगड़ने के चीते हैं, तो थोड़ा वो एंड भी खुल गया। थोड़े भूले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स याद आ गए लोगों को, थोड़ा मिडिल ईस्ट में से बन गई हमारी कि भाई जो भी हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप हमसे मिसाल लें ना भाई, जितने भी चौधरी हैं, जितने भी सिस्टम के बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको लड़ाई नहीं चाहिए होती। जितना आप ग्रो करता है ना आदमी, उसको लड़ाई नहीं चाहिए होती। मेरे मेरे बड़े अच्छे उस्तादों में से एक उस्ताद कहते हैं, लड़ता हमेशा हल्का आदमी है, बड़ा आदमी ना कुछ और प्लान कर रहा होता है। तो व्हेन यू आर इन अ वेरी बेसिक लेवल ना, तो फिर आपकी बहुत मुंह मारी हो रही होती है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, फिर आप लड़ते नहीं हो, फिर आप लड़वाते हो, या आपके लिए कोई लड़ता है। आपके काम ही कुछ और होते हैं, आप क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पे होते हो, क्वांटिटेटिव भी नहीं होते। तो उन्होंने भी तो सुकून से बैठ के जितनी भी यूए गल्फ स्टेट्स बनाई हैं, उनको अचानक एहसास हुआ भैया एक भाई हमारा है जो है तगड़ा लड़ने लड़ाने में। तो कभी कभी ना आपको साल के अंदर अपने सिस्टम में कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जिस एक दिन आपकी लड़ाई होती है ना, तो वो आपकी बेंच पे खड़ा हो। पाकिस्तान ने वहाँ भी नाम बना लिया। फिर सऊदीया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही हमारा था, वो भी रिवाइव हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बड़ा बात चली गई भाई के, फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब का वैसे ही डंका ऑन हो गया, वाइट हाउस के ट्रिप्स लग गए। इसके बीच के अंदर जो है हजरत जी ने अपनी मतलब आई वुड से अबाउट, इसी में ईरान वाली वॉर है हाँ हाँ इसमें। हाँ व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज कि असल में दो बड़ी पावर्स हैं, इलाके के दो चौधरी हैं। और जब मैंने आपसे कहा ना, जब बड़े लोग होते हैं ना, वो प्रॉक्सीज पे ही लड़ेंगे ना, वो खुद थोड़ी लड़ेगा। मैं अपनी कॉम्पोजिशन में क्यों लड़ूंगा किसी के साथ, ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है ना बड़े जायंट्स के बीच में, कुछ खामोशी से करते हैं। जब दो खामोश हो तो और बड़ा खतरनाक होता है। तो उसमें से एक ज़रा मुंह का तेज आ गया, उसने उन्होंने भी किया, तू भी फार है, ग्रीनलैंड ने भी कह देता, यूरोप ने भी, नाटो ने भी, सबने, उसने ज़रा स्टेप अप कर लिया। हमारे पंजाबी में ना एक चीज़ होती है, इसे हम फप्पे कुटनी कहते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। उसका काम सिर्फ आग लगाना होता है, ख़ानदानों को तोड़ना होता है। तो पूरे एशिया में एक फप्पे कुटनी बैठी हुई, उसका नाम इज़राइल है, और वो सभी जानते हैं। इन्होंने उनको उश्कल दिलाई कि भाई करो कुछ, मेरे अपने ख्वाब हैं, मेरे अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, मुझे वो अचीव करने हैं। लोगों ने उनको समझाया, देखो मेरे से पीछे जितने भी बड़े गुजरे हैं ना प्रेसिडेंसी में, किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं की। मुंह की मुजाहिदगिरी ना वो हर जगह चलती है, लेकिन पुटिंग अ हैंड ऑन इट, बहरहाल उन्होंने डाल दिया हाथ इनके कहने के ऊपर। उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 3 दिन होगा मैक्स टू मैक्स रेजिलियंस पावर, वो एक्सटेंड हो गया हफ्ते, 10 दिन तक का। उस पर उनकी तो बेंच ही हिल गई। उनके 3 दिन में उन्होंने सरेंडर एक्सेप्ट करना था, डील्स करनी थी, सारे मामलात करने थे। अब जब ये एक्सटेंशन पे चली गई, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। पीछे से उन्होंने इनको कहा, डेलीगेट आया इनका यहाँ पे, कि देखो यार तुम्हारा जो मसला और जो सारा नुकसान हो रहा है ना ईरान में, वो हम ठीक कर देंगे। यू मीन चाइना? आई ऑलवेज बीन चाइना। और जो तुम्हारे पोर्ट शोर्ट में वो तुम टेंशन मत लो, हम सारा रिपेयर कर देंगे। और ये इतने बिलियन की ये डब्बी भी खड़ी हुई, लंबा करो ज़रा, फंसाएं ज़रा इसको, नीचे लेके आते। उन्होंने ये प्लान किया हुआ था, उनको पता था कि हॉर्मुज़ बंद करेगा, क्योंकि पहले भी धमकियाँ हुई हैं। तो उसकी प्लानिंग ये थी कि जब हॉर्मुज़ बंद होगा तो मैं नेटो को अलायंस बना के इधर उधर के 2-3 दोस्त मिला के ना चढ़ाई कर दूंगा इसके ऊपर। तो इसराइल भी खुश हो जाएगा, एपैक भी खुश हो जाएगा इनका, और मेरी भी सही बैठ जाएगी कि भाई मैंने एक्सेस ऑफ ईवल को हिट मार दिए, जो उनके नज़दीक ईरान की स्टेटस है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, मैं जो हूँ वो उस वाले को भी कह दूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान से भी मेरी प्रेजेंस ख़त्म हो गई। बेसिस तो मेरी चले अपनी जगह पे, मेरी प्रेजेंस नहीं रही है ना, मेरी प्रेजेंस फिर इस्टेब्लिश हो जाएगी, मैं फिर वहाँ पे रहूँगा, फिर उसको नहीं बढ़ने दूंगा। तो जब वो हॉर्मुज़ पे अटकने के बाद जब वो झुका नहीं आगे से, वहाँ टेंशन आ गई अंदर की कैबिनेट में, भाई ये तो थल्ले ही नहीं आ रहा आगे से। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं इस साइड पे, तो ऑब्वियसली पिवटल स्टेट तो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान अंदर खाते के अंदर, देखें सबको, सबके साथ उसने काम किया। ईरान ने सबके खिलाफ बमबारी की है, भाई को नहीं छेड़ा अपने, भाई को छेड़ नहीं सकते ना। असल मसला यही तो मसला है कि पैसे कम हैं लेकिन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है असल में। उसके बाद बात कहानी चली गई साउथ पार के ऊपर।
दैट इज़ वेयर आई वाज एक्चुअली स्टडिंग। जब मैं देख रहा था, मैंने तो अपना ओपिनियन आज तक नहीं दिया इसके ऊपर, दे भी आप ही को रहा हूँ कि हम तला कोई हम्म, की शान ही है कि हम उसके आगे खुलें। द बिगेस्ट, जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है ना, तो इन्होंने, यूरोपियन यूनिट ने रशिया का पूरा गैस का जो सप्लाई है वो सारा जो एनर्जी ट्रांजिट है वो ख़त्म हो गया यूक्रेन की वजह से। वो आ गया सारा कतर में। कतरी दबा के पैसा बना रहे थे, दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। अब कतर से एनर्जी लेना, ये तो अब यहाँ हमें भी खुश होना चाहिए कि हमारा भाई है यार, पैसे बना रहा है, अच्छी बात है, मुसलमान भाई। जो मसला था ना, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, 40% ऑफ इट इज इन कतर, जिसका नॉर्थ, उसको नॉर्दर्न डोम, जो उसका एक हिस्सा कतर में है और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ईरान में है, साउथ पार के नाम से। जब इसने 12वें 11वें दिन धमकी दी है ना कि मैं साउथ पार को हिट करूंगा, ये वाली जब शोशे उठे, पहुंच गई वो जापानीज प्रेसिडेंट भी वहां पे, भैया को थोड़ी अकल के नाखून ले। एक पूरा स्ट्रक्चर दुनिया का इनके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक्सपोर्ट का चल रहा है, एनर्जीज का चल रहा है, यहाँ से यूरोप तक जा रही है। नेटो ने भी उसका साथ नहीं दिया इसी वजह से कि भाई टू मच अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हम्म, वी डोंट नो व्हाट बिगर प्लेयर्स कैन डू ओवर हियर। पता नहीं है ना, बहुत अननोन फियर था यहाँ पे। तो उन्होंने, नेटो पीछे हट गई, जापान ने भी कह दिया, कोरिया ने भी कहा भाई थोड़ा तो आप इंसान बनो यार, हमारा सिलसिला पूरा इधर से चल रहा है। तो उसने जो बोला ना मैं ट्रूप्स उतार दूंगा हमारा, वो मुंह की बातें तो इसलिए चल रही थी, ये शहर पकड़ के बैठे हुए थे। अब इधर ऑप्शन ये है कि चाइना ने कहा जबरदस्त हो गया भाई, अब इसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई है, इसकी इसकी जो मुंह की भरमबाजी है। तो उसने आगे से कहा कि अब दो ऑप्शन थे, या तो वो ट्रूप्स उतार देता, इधर बूट्स ऑन द ग्राउंड, सेकंड या तो वो बैक ऑफ हो जाता, वो भी डिफीट थी, या एक मीडिएशन के प्रोसेस के थ्रू निकलते और एक अच्छा दोस्त या कोई अच्छा एलाय जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी बनाता। तो चाइना के पास अगर जाता यूएस, तो वहां से तो बात आती कि हजरत जी कहते थे मुझे, तुमने कुछ 2-3 महीने 6 महीने पहले जो टैरिफ लगाया था ना, चलो ज़रा बेटा ज़रा उसको बंद कर दो, मैं तुम्हारी मीडिएशन कराया दो, मैं चाहे ईरान को कह देता हूँ वो बैक ऑफ हो जाएगा, या जो भी है। तो ये यूएस को मंजूर नहीं था। यूएस ने कहा खित्ते में और कौन सा शख्स है जिसके थ्रू इज्जत भी बच जाएगी, और यू नो हम्म। पाकिस्तान, क्या बात है। अगर इस पूरे को आप थोड़ा सा जियो पोलिटिकल लेंस से हट के ह्यूमन लेंस के ऊपर आए, बिकॉज मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि शेख साहब ने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ईरान के ऊपर नहीं की, बट ज़ाहिर है हमारी कॉल पे काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू भी हुई। ईरान की रेजिलियंस को आप कैसे देखते हैं, एंड देख, स्पेशली, और उसमें भी बहुत पाकिस्तान में कुछ फ़िकी स्कॉलर जो थे वो बड़ी तनकीद भी इस टाइम पे करते रहे जिस टाइम पे बनता नहीं था, इख्तलाफात आपकी अपनी जगह, उस पूरी सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? व्हाट आई बिलीव सो इज कि देखें, किसी ने मुझे कहा था हिस्ट्री ऑलवेज ग्लोरीफाइज द करेज। इस पूरे एपिसोड में ईरान विल टेक द ग्लोरी, पाकिस्तान विल टेक द स्ट्रेटजी, एंड चाइना विल टेक द अपर हैंड। दैट्स माय वन लाइनर ऑन इट। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है दुनिया के अंदर इसके अंदर, मगर जो बहादुरी की वाह है और जो इमोशनल सेंटिमेंट है वो तो कुर्बानियों के साथ ही खड़ा होगा ना। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई फील, इट्स अबाउट, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना कि उनकी पूरी हिस्ट्री खुल गई है बिकॉज ऑफ व्हाट देयर, द सैक्रिफाइस दे हैव गिवन। अब आप ये कहें जी पीछे सपोर्ट थी, ये थी, वो थी, ये तो बातें चलती रहेंगी ना। ट्रू। जो फ्रंट शो है, द स्टोरी लाइन विच वी ऑल एंजॉय, वी ऑल वांट टू नो, इज अ ब्रेव करेजियस मैन स्टैंडिंग अप इन फ्रंट ऑफ अ टायरेंट। वो तो हो गया यहाँ पे। और आपको एक्सपेक्ट आप कर रहे थे जब ये सारा शुरू हुआ कि ईरान खड़ा रहेगा इतना देर? देखिए असल में ना, मैं जिस लेंस से ज़िंदगी को देखता हूँ ना, उसके अंदर ना पीछे का डीएनए बड़ा मैटर करता है। When I saw my father not accepting the fate which was offered to him, तो मेरे सारे भाइयों में वो बगावत मैंने इनहेरिट की। मैंने भी वो ज़िंदगी नहीं अपनाई जो मेरे भाइयों ने, आम कॉमनली वो भी मेहनत से ऊपर आए होंगे। पीछे से ना पर्शियन बैकग्राउंड मैटर करता है वैसे, यू नो। उन्होंने सारी ज़िंदगी रोम के साथ, अब ये सारा अफगानिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए, खुरासान, ये इस खित्ते के अंदर ना रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। इनको इतना आसानी से ना कन्विंस करना, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, पीछे कल्चर खड़ा हुआ है, कमिटमेंट है वैल्यूज़ के साथ,
तो इस तरह के माइंडसेट को नीचे करना ना आसान काम नहीं होता। पीछे हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है रेजिलिएंट रहने की, प्लस वो 47 ईयर्स से तो सैंक्शनड ही था, बैंड ही था, और उन्होंने तैयारी हमेशा की थी मेरे ख्याल से इसकी। वो आपको लग रहा था कि देवर मतलब 50 साल पढ़ाया गया उनको, उन्होंने सीखा, इनब्रेड किया, नहीं भाई यही है, तो वो आ गया दरवाजे के ऊपर। तो मेरे ख्याल से दे वर रेडी फॉर इट। एंड डू यू ऑल्सो थिंक कि हमने पाकिस्तान में ज़रा थोड़ी ज़्यादती भी की अगेन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, कि जो बिला वजह की तनकीद हमने इस टाइम के ऊपर एक डिबेट शुरू कर दी, और इसको भी हमने एक फ़िक़्हा का लेंस दे के, एक एक शिया देखें सुन्नी का लेंस दे के देख ज़रा मतलब ज़रा ज़्यादा हमने कर दिया है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखें जो इख्तलाफात है ना वो कोई माइनर लेवल्स के नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं ना इन स्कूल्स के बीच में वो कोई माइनर लेवल्स के नहीं है, बहुत सीरियस ग्रीवेंसेस हैं, सीरियस इख्तलाफ है, और थियोलॉजी में इख्तलाफ है, कोई क्रीड में इख्तलाफ है, कोई छोटी मोटी फ़िक़्ह में इख्तलाफ नहीं है, अक़ीदे में मसाइल है। तो उसको बिलिटल करना भी छोटी बात होगी। मतलब एक फिगर हमारे नज़दीक बहुत रिस्पेक्टेबल है, एक फिगर हमारे नज़दीक बहुत रिस्पेक्टेबल है, दूसरा फिगर है ही कुछ नहीं, ये छोटा मोटा इख्तलाफ थोड़ी है। तो इस का भी एक वज़न है, इसका भी एक वज़न है, और उसका भी एक वज़न है कि भाई हम सारे पूरे जो हैं 54 हम जुड़े हुए कोड ऑफ लाइफ के साथ हैं, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इस टाइम के ऊपर जो अटैक हो रहा है ना वो फ़र्क नहीं करके देख रहा, और उसके साथ जो एक पूरा इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएटेड है ना वो अटैक फ़र्क नहीं कर रहा शिया सुन्नी का। तो रिस्पॉन्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में इस टाइम पर। लेकिन जो एक अपनी जगह के ऊपर डिफरेंस है, अगर आप उसको कहते हैं हम वाइप आउट कर दें, तो ये मेरे नज़र में ख़यानत होगी थियोलॉजी के साथ। मैं किसी जगह पे अपनी गर्दन झुकाने को हक नहीं समझता, अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकने को हक नहीं समझता। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी भी आग लग जाए, मैं अपनी आइडियोलॉजी और क्रीड तो नहीं छोड़ सकता ना। तो अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि भाई मैं अपनी आइडियोलॉजी, अपना क्रीड, अपना अकीदा छोड़ के अपनी कोर वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ फॉर अ हायर गुड, तो वजन मैं चुप तो कर सकता हूँ हिकमत के तहत, लेकिन मैं अपनी वैल्यूज़ नहीं चेंज कर सकता। यहाँ वैल्यूज़ का इख्तलाफ है, मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा फैब्रिक हमारी एग्जिस्टेंस का जिसके पीछे इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुसलमान 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 मुसलमान, तो इसके अंदर तो भाई कोई भी शख्स हो, कोई मुल्क हो जिसका इस्लाम से किसी भी लिहाज से ताल्लुक़ है, चाहे मेरे उसके साथ जितने भी डिफरेंसेस, फैब्रिक की तो ये मैक्रो और माइक्रो का मसला है असल में, कि यहाँ पे मैक्रो सिग्निफिकेंटली सेव करना है या माइक्रो सेव करना है। तो मैक्रो में तो पूरे फैब्रिक पे ही अटैक है इस टाइम पर। तो मैं अभी इसको आप ऐसे कह लें, मेरे में टाइमिंग इख्तलाफ सही है मगर टाइमिंग बहुत गलत है। ये वक्त नहीं है, ये टाइमिंग नहीं थी इसको करने की। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखें अवाम जो है ना, उनको दो के मातहत रहना है इस्लामिक निज़ाम में। उलुल अमर का है कुरान में, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अमरि मिनकुम। उलुल अमर जो हैं वो हाकिम भी है और वो आलिम भी है। हाकिम जब बेवकूफ़ियाँ करेगा तो अवाम लूज़ करेगा, और अगर आलिम भी बेवकूफ़ी करेगा तो फिर वो भी अवाम लूज़ करेगा। हाकिम जिस्मों को ऑर्डर में रखता है एज शेख हुसैमीन सेज, और उलमा जो हैं वो रूह को सिंक्ट रखते हैं हक के साथ। सो बोथ आर मैंडेटरी एंड नेसेसरी फॉर रनिंग अ सिस्टम। दोनों में ये केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए कि किसी तरीके से अवाम मेरी रियाया निकल जाए मेरी रैयत से। उसमें नुकसान पूरे स्ट्रक्चर का होगा व्हेन द मैसेस स्टॉप ट्रस्टिंग द हायर अथॉरिटीज़। तो ऐसा कोई भी मूव जिससे अवाम, अब इसके अंदर दूसरा ओपिनियन ये आएगा तो आप अवाम को खुश करने वाले फतवे देते हैं। हम बोलते नहीं, हम अवाम को खुश करने वाले फतवे नहीं देते, लेकिन हम अवाम के साथ तो रहेंगे ना, किसी द ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए ना। तो इस पे एक सोचिए, देयर आर सम स्कॉलर्स हु गिव फतवास अकॉर्डिंग टू व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, देयर आर सम स्कॉलर्स हु गिव फतवा व्हाट मेक्स द स्टेट हैप्पी, एंड देन देयर आर दोस स्कॉलर्स हु गिव द हक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पीपल थिंक। तो ये चैप्टर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा वन लाइनर उस पर यही है कि टाइमिंग देख के बात करें तो बेहतर है। थोड़ा सा हम आगे चलें आपसे। जो पहली पॉडकास्ट हुई वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2-2.5 साल पहले हमारी 100th एपिसोड थी, और आपने पहली दफ़ा मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल में अपना यूएस का सारा
जिक्र किया कि हाउ यू वेंट देयर, मूव बैक, एंड हाउ डिड यू इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। और अभी कोई हमारी मेरे ख्याल से 200 एपिसोड, ऑलमोस्ट 100 और हो गई, और हम 2-2.5 साल बाद बैठे हैं। तो रिसेंटली आपने इज दिस यूएस, द 200th वन? ये प्रो, हाँ रफली आई थिंक 200 थी होगी वाह। हमारी, या चले, मैं ये तो कह सकता हूँ इसकी 100 भी मेरी है, हाँ 200 भी कोई मेरी या है। तो अभी आप रिसेंटली यूएस गए हाँ, आफ्टर व्हाट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद, 26 years। 26 ईयर्स, और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे आप गए हैं। तो पीछे जो है मैं तो दोहा पे 2 घंटे के ट्रांसलेट के लिए था, वहां से जहाज उड़ा, इन्होंने बम मार दिए वहां पे। तो हमें तो समझ ही, असल में मेरा नवंबर 20th का टूर था फर्स्ट। दे हैव बीन कन्विंसिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें। आप भी मुझे एडवाइस करते हैं, और भी लोग कहते हैं कि आप बाहर निकलें, नई दुनिया एक्सप्लोर करें, यहीं बैठे हैं आप। मुझे ना एक तो मेरा एक एलिमेंट किया है कि बहुत साल पहले मुझे किसी ने कहा था, मेरे उस्तादों में से, कि बस उथे नहीं जाना तू। मैं कभी गया ही नहीं, मुड़ के देखा ही नहीं उन गलियों को जहाँ से कभी ज़िंदगी का एक वक्त गुजरा था। 20th को उन्होंने मुझे, नवंबर की मेरा था, मैं फिर मुकर गया। मैं कहा मैं नहीं जाना। मतलब मुझे फीलिंग आती थी क्या, मतलब मैं सलवार कमीज़ ही पहनता हूँ, वहाँ जाऊँगा तो आई शुड बी मैं वो तो नहीं चेंज कर सकता। और भी बहुत सी चीज़ें थी, मैं इतने अरसे से गया नहीं हूँ, मैं एक इस्लामिक फिगर हूँ, पता नहीं, और ये मसले मसाइल वैसे भी चल रहे हैं। तो बहरहाल आई डिसाइडेड टू गो ऑन 27th of February आई गेस। उसी दिन ही मामला हो गया, दोहा में मेरा जहाज़ लैंड हुआ है, एयरपोर्ट हो उन्होंने ये। आई रिमेंबर जब आप इस्लामाबाद आए और वीज़ा मिला, तो वी ऑल आप मेरे वेरी, साथ ही हाँ थे मैं ना। आपके साथ था। हाउ डिड यू फील व्हेन यू लैंडेड इन यूएस? व्हाट वाज द फीलिंग इनसाइड? अच्छा, हम वैसे भी अजीब से हो चुके हैं इस उम्र में, सुन से हो गए हैं, इम्यूनिटी अपनी अजीब सी, मतलब आई, एक तो होता ना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे लिए कुछ बड़ा नहीं था ये। जब कुछ बड़ा ही नहीं था तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं नहीं थी लेकिन ऐसी। इमोशनल तो बड़ा, वो एक ज़ाहिर है एक बच्चा जो 25-30 साल पहले यहाँ आई से। एम 45, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गेट एक्साइटेड दैट क्विकली। और मैं तो उसको छोड़ के आया था, लात मार के आया था मैं यूएस को। जब मेरे पास 2008 तक का वीज़ा था, मैं तो तब उसको लात मार के आया कि नहीं करता, मैं नहीं रहता, मैं नहीं करना, ये मुझे नहीं अच्छा, नहीं पसंद मुझे। मेरी कुछ वैल्यूज़ चैलेंज हो गई और कुछ मेरा मिजाज नहीं था। तो मेरा तो बल्कि बड़ा प्लस पॉइंट रहा है इस चीज़ को, कि मैंने तो इस चीज़ को उठा के फेंक दिया जब लोग पागलों की तरह पीछे पैदे से हो रहे। तो बट गोइंग बैक, मेरे साथ मतलब आई स्टिल, मैं इसको, इसकी एक्साइटमेंट को क्या लेना। मुझे ऐसा लगता है इट टेक्स अ वेरी, आई डोंट नो व्हाट इट विल टेक टू गेट मी एक्साइटेड, ये तो हमारी डिस्कशन रही है ना कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल नहीं आता उस तरीके। सो इट वाज फाइन, ह्यूस्टन ही उतरे हम, तो याद भी नहीं था मुझे बहुत कुछ। सो अभी आप काफ़ी सारे इस्लामिक कम्युनिटी से वहाँ मिले, हाँ लाइक ज़रा यहाँ से बैठ के आप वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनको ये अपने। लोग मुझे बात कहते रहते थे बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे भी आपकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो पता ही नहीं था ना, मैं, आपको पता है थोड़ा जट किस्म का आदमी हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मैंने कहा, मुझे कौन सुनता होगा वहाँ पे, जिंदगी दुनिया सुनती है, लोग मुझसे काउंसलिंग कराते हैं यूएस से वो, लेकिन ना, मुझे रोजनबर्ग बहुत अच्छा लगा, ह्यूस्टन के बिल्कुल बराबर में है। उधर एक इस्लामिक सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, उसका इमाम जो है वो हमजा यूसुफ के यूनिवर्सिटी जैतूना से ग्रेजुएट था। वॉज अ वेरी हम्बल गाय एंड ही वॉज वेरी स्वीट विद मी। वो मुझे कहता है, शेख साहब मैं फ़्लाई करके आपके पास पाकिस्तान आना चाहता था, मैं एक मसले में इतना फंसा हुआ था, एंड आई थिंक यू वर द ओनली मैन आई कुड हैव टॉक टू। तो मुझे जो चीज़ जो फील हुई ना, कि रूह का जो मसला है ना, स्पिरिचुअल मसले जो हैं, साइकोलॉजी है, उसमें लोग इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पर भी माशाल्लाह मानते हैं। एक बंदा मेरे पास आया वहाँ पे, तो मैं अपने लेक्चर से पहले कहीं था, उसने मेरे बड़े खिदमत के अंदाज में आया मेरे पास। मैं टूर करके भी वापस आ गया, मुझे किसी ने कहा ये मल्टी बिलियनियर है, इसके वहाँ पे कम से कम 50-60 के करीब कोई रेस्टोरेंट्स होंगे। तो मुझे पता ही नहीं था कौन कौन आया कौन नहीं आया, आई जस्ट वेंट डिड माई जॉब। मुझे वो कम्युनिटी सेंटर बना रहे थे एंड आई रियली लाइक्ड इट। कॉन्सेप्ट यही था, अराउंड 4 to 5 एकर्स का बच्चों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ था, नमाज का भी था, प्ले एरिया था, बहुत अच्छा मुझे लगा कम्युनिटी सेंटर वो भी। रोजनबर्ग वॉज गुड। फिर आई थिंक वहाँ पे एक
स्टेक हाउस मुझे बड़े अच्छे लगे, बीफ बहुत ज़बरदस्त बीफ तो योर फेवरेट। था। यूरिक एसिड भी फेवरेट हो गया है। तो आई थिंक टेक्सास वाज गुड, टेक्सास वाज फन लेकिन जब एंड आपने वहाँ डायस्पोरा में लोगों टेक्सास से वाज वाइड, टेक्सास वाज ब्रॉड, अ, बिग हाउसेस और अच्छे लोगों ने होस्ट किया मुझे वहाँ पे। एक शहरी में भी मैं गया वहाँ पे, उधर भी काफ़ी अच्छे लोग आए हुए थे, ह्यूस्टन के नामवर लोग आए हुए थे। जो डायस्पोरा है, बेशक यूएस हो यूके हो, यूएस ज़रा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा डायस्पोरा है कंपेयर टू यूके, उनके मिजाजों को आपने बड़े करीब से जाके देखा। पाकिस्तानी भी होंगे, गोरे भी मिले होंगे आपको। व्हाट डिड यू फील अबाउट देम? मतलब गोरों का जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, लाइक हाउ डू यू प्रोफाइल देम? बिकॉज यहाँ से बैठ के तो ज़रा हम और पर्सपेक्टिव से। मैं असल में यहाँ से काफ़ी अरसे से उनकी काउंसलिंग्स कर रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है यूएस में, सेशंस का, ऑनलाइन हेल्प का, ऑनलाइन काउंसलिंग्स का। तो मुझे पहले लगता था, अब नहीं लगता कि भाई इनके भी मसले हमारे वाले ही हैं। मुझे लगता है दुनिया में इंसान का मसला ना कहीं पर भी हो। लेकिन वहाँ ज़्यादा क्या पैटर्न्स हैं, किस किस्म के ज़्यादा मसाइल हैं? बिकॉज ज़रा वो माशरा स्लाइटली हमारे से थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट नंबर है। वन, वो इंडिविजुअलिज्म में बहुत बिलीव करते हैं। ना मुझे टच करो, ना मुझे छेड़ो, ना मैं आपसे बात करूँगा। तो उनकी जो रिजिलियंस पावर है ना रिलेशनशिप में चलने की, बहुत कम है। हमारे यहाँ तो मौत तक नहीं छोड़ते ना हम एक दूसरे को। अब आ रही है वो चीज़, लेट मी बी माई सेल्फ, लीव मी अलोन, आई वांट हैव एन। यहाँ साढ़े यहाँ था कोई मसला है, साढ़े यहाँ का कोई मसला नहीं, साढ़े चाचे ताए मामे सारे ही साढ़े नाल ने। वहाँ पर ना इस तरह का कोई सीन नहीं है, जो मेजॉरिटी उनकी सोच है भाई, क्योंकि वो बॉदर नहीं करना चाहते। तो ना भाई 18 की उम्र में बाप उनको फारिग कर देता है, और 60 की उम्र में वो बाप को फारिग कर देते हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्टेट ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, वो आपको पाल लेगा, हम विजिट करते रहेंगे। कमिटमेंट टू रिलेशनशिप्स बहुत कम है, कमिटमेंट टू रिलेशनशिप्स बहुत कम है। छोटी सी छोटी बात के ऊपर वो लोग तलाक ले लेंगे। आजकल यहाँ पर भी आ गया। हमारे यहाँ जो निभाने वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो तो आजकल की जनरेशन में भी नहीं है। अभी परसों एक ऑस्ट्रेलियन कपल की मैं काउंसलिंग कर रहा था, मैरिज थी, तलाक बचाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो 1 साल में फैसले हो गए सारे। 1 साल में वो एब्सोल्यूट ईवल हो गई, 1 साल में वो एब्सोल्यूट नट्स हो गया। 1 साल हो में सारी जजमेंट पास हो गई, 1 साल दिन दर। ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम है 4 साल तक तो हम शादी नहीं मानते उसको। 4 साल की शादी कोई बात करते हुए समझ में आती है कि वो शादी है। 1 साल क्या होता है? 1 साल के अंदर मैंने उसके आगे इतनी बड़ी बात रख दी, मैं अपनी पगड़ी तेरे पैर में रख देता हूँ, माफ़ कर दे इसको। नहीं माना उसने। मैं आपकी इज्जत करता हूँ शेख साहब, लेकिन ना लो। 1 साल में ट्रस्ट भी टूट गया, 1 साल में ट्रस्ट भी टूट गया, 1 साल में ईवल भी हो गया, 1 साल में फतवे भी लग गए। और तो तो उधर कमिटमेंट टू रिलेशनशिप्स ना कम है, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने अच्छी चीज़ देखी, क्योंकि वहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही हैवी है, तो मुसलमानों ने अपने बच्चे बचाने के लिए ना, जो वहाँ के सेंसिबल जनरेशन के लोग हैं, हम सिर्फ हमारी जनरेशन, उन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स और मस्जिद के साथ ना बगैर फिल्टर के जोड़ा हुआ। तो वहाँ पर वो चाहते भी नहीं थे मुझसे कि शेख साहब आप डिप्लोमेटिक बात करें। तो मुझे कहा खुला दे दें और स्ट्रेट दे दें हमें। तो वहाँ उन्होंने रॉ रॉ फॉर्म का मांगा मुझसे दीन। उन्हें कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं चाहिए था, दे वांटेड द प्योर थिंग। क्योंकि वहाँ पे अगर हल्का सा भी स्लाइट वेरिएशन है कि इतने ऑप्शंस हैं, उड़ा के ले जाएगा उसको। यू नो व्हाट्स देयर, LGBTQ है और बहुत से इश्यूज हैं वहाँ पर, सो यू नेम इट एंड दे आर गॉन। तो उन्हें बहुत टाइटली इन्वायरमेंट में जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं जनरेशन, वो दीन से बहुत जोड़ के रखा। चौथी चीज़ जो मुझे एक वो ये थी कि भाई टू फास्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ थिंग्स ब्रिंग्स देम टू डिप्रेशन। क्योंकि वो सबसे आगे हैं ना इस टाइम पर, वो सबसे तेज़ हैं, तो वो जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जल्दी कंज्यूम हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स, द मोर यू कंज्यूम द लेसर द यूटिलिटी गेट्स। वो वहीं पे खड़े हैं, जल्दी खड़े हो गए हैं अपनी बायोलॉजिकल एज से पहले। व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, थिंग्स डजंट मेक सेंस, दे हैव एक्सप्लोर्ड सो मच। तो फ्रस्ट्रेशन, उनमें फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं एक लेवल में। हमारे वाले में सुकून नाम की चीज़ है, हमारा वाला फुली फ्रस्ट्रेटेड है, और उनका फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं है, क्यों? वो हर चीज़ उसने वो कर ली है। तो आई थिंक फैमिली स्ट्रक्चर अभी कमज़ोर है वहाँ पे। लेकिन जिन मैं लोगों से मिला वो अच्छे सेंसिबल लोग थे, वो बच्चों को लाना चाहते थे। कम्युनिटी सेंटर इज सेविंग देयर कम्युनिटीज राइट नाउ, सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन कम्युनिटीज ओवर देयर, बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर उनमें कोई फ़िरका वारियत भी नहीं है।
उनका कोई मसलक का इशू नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट का इशू नहीं, क्योंकि उनका जिस ईवल को वो एड्रेस कर रहे हैं ना, उसका फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका उनकी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी से ताल्लुक है कि हम मुसलमान हैं, और अगर हम यूएस में आके सेटल हो चुके हैं, हमारी जॉब्स हैं, हमने पैसा भी बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन नस्ल कैसे बचाएं? तो इसलिए उन्होंने ना दीन बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ अपना वहाँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी लोग फिर अक्सर ये भी कहते हैं, अब जब मैं इंग्लैंड गया हूँ तो वहाँ एग्जैक्टली ये वाली डिस्कशन हुई, बट उसमें फिर आप सोसाइटी में इवॉल्व कम हो रहे हैं, फिर आप वो गोरा भी फिर ज़रा वो स्टेट हो तो वो कहती है कि यार इन्होंने अपना ही एक वो बनाया हुआ है, नहीं, ऐसी तो आप बात अगर नहीं है। अमेरिकी हैं या ब्रिटिश हैं तो आप सोसाइटी के अंदर देखिए, आएँ। मैं वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में भी गया हूँ, और भी वहाँ वो लोकल सिटीजन्स हैं, वहीं पले बड़े हैं, वहीं के रहे हैं, उन्होंने वो कहते हैं ना, देवर लिव्ड इन द हुड एज वेल। तो देखिए, ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि दुनिया का एंड कंजम्पशन का, मैं क्यों दीन पर आया था, अल्लाह लेके आया। कंजम्पशन विल ऑलवेज ब्रिंग यू टू अ पॉइंट वेयर इज नथिंग मोर टू कंज्यूम। तो इनफिडिलिटी भी कितनी कर लेगा एक इंसान, एक टाइम पर आके सवाल तो करना ही करना है। तो मुझे ये लगता है कि रियलाइजेशन है वहाँ पे लोगों को, अभी होगी बहुत ज़्यादा। हम क्योंकि 3 और 13 में नहीं है, हमारे साथ मिक्स मॉकटेल्स बहुत चल रहे होते हैं, हमें लेट एहसास होगा कि क्या लूज़ किया और क्या रहा। उनको बहुत जल्दी हो, वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, और जो नहीं है तो वहाँ पे भाई खुला ऑप्शन है टू गेट डिविएटेड फ्रॉम द फोकस। एंड अच्छा, लेकिन एक बात अच्छी है उनमें, सिस्टम इज सो पावरफुल ओवर देयर कि वो आपको एक लेवल से ज़्यादा ना सोचने नहीं देगा आपको। यू हैव बिल्स, you have a structure, social security, you have to give your checks। आप वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते ऑफ अर्निंग मनी। आप सीरियसनेस छोड़ोगे, आप ड्रंक होगे, आप वीकेंड को छोड़ के वीकडेज पे होगे, यू विल एंड अप बीइंग अ बम। ये नहीं, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर और सिस्टम एक आम इंसान को इससे लिमिट में बांध के रखता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो जाएगा वो सिस्टम और स्ट्रक्चर इस तरह पनिश करेगा उसको कि वो सोसाइटी के निचले दर्जे पे चला जाएगा, इरिस्पेक्टिव। यही चाइना ने भी किया मेरे ख्याल से। यू ब्रेक अ लॉ ओवर देयर, उन्होंने बिल्ड, हर गली में तस्वीर छाप, डिजिटल तस्वीर आ जाएगी, उसकी सेल्फ एस्टीम ही हर्ट कर देंगे वो। तो वहाँ ब्रेकिंग अ लॉ हो नहीं सकता, और वहाँ पे चाहते हुए भी वहाँ पे और बहुत से ऑप्शंस हैं गलत काम करने के, लेकिन आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर आपने वहाँ की रेस के अंदर बार से नीचे आ गए। अगर आप यहाँ पर क्या, यहाँ बाप बचा लेगा, माँ बचा लेगी, भाई बचा लेंगे, यहाँ बचाने की लिस्ट बहुत लंबी है सर। तो यहाँ बर्बाद होना ना इतना आसान नहीं है, बचाने बहुत लोग आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, इंडिविजुअल हेल्प बहुत मिल जाती है आपको। कुछ नहीं भी हुआ तो पाकिस्तान इज़ वेरी चैरिटेबल, वहाँ ये नहीं है, वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम बचाएगा। अगर आप पे जुल्म भी हुआ तो सिस्टम बचाएगा आपको। बेकार अलाउंस इंग्लैंड में होता है, जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, बेकार अलाउंस होता है वहाँ पर भी इस तरह की है। मैजिस्ट्रेट आपको आपने टच किया कि आपके हस्बैंड ने, आपको इंटरिम ऑर्डर आएंगे, मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होगी, आपको अलहदा हो जाएगी, इतने रेडियस में आप आ भी नहीं सकते, स्टेट आपको फंड करेगी, बचाएगी। वहाँ स्टेट बचाने भी आती है और दूसरा काम भी करने आ जाती है, अगर आप उस स्पेसिफिक डायग्राम से बाहर हुए तो। अगर हम पाकिस्तान में वापस आएँ, वेयर डू यू सी वी एज पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स? आप 100 लोगों से मिलते हैं, यंगस्टर से भी, पावरफुल कॉरिडोर्स में भी आप जाते हैं, वेयर आर वी हेडिंग एज अ नेशन? यार देखिए, दुनिया के अंदर ना हर जगह पे ना एक अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही होती है। ठीक है, ये हद तक फिलोसफिकली चल रही है, ठीक है। सिस्टम जो है ना, एग्जीक्यूशन के अंदर लिमिट लगा के रखता है कि भाई इससे बाहर नहीं जाना आपने। हमारे यहाँ ना हर किसी के पास लाठी है और हर किसी के पास भैंस है। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दोज ओपिनियंस, और एग्जीक्यूशन में ना कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। हमें कुछ नहीं पता कल को कोई क्या कर सकता है। दैट इज द एम्बिग्विटी इन आवर कंट्री। एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है आपकी? अपने इल्म को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी लर्निंग्स को, अपनी तरबियत को, अपने हैबिटेट को, हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। छोटा आदमी बड़े से बड़ी जंप भी कर सकता है और बहुत अनलॉफुली कर सकता है, और बड़ा आदमी भी पावरफुली बहुत स्टूप डाउन हो सकता है और अनलॉफुली कर सकता है। एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट फाइंड
दैट द लॉ एंड ऑर्डर, वो जो सिस्टम का लॉ है ना, जो सिस्टम से हम कहते हैं कि सिस्टम सख्त हो, उसमें बहुत लूप होल्स हैं अभी। कानून हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, if you have privilege, if you have power, if you have money, Pakistan is heaven for you. If you're underprivileged here because of the system's failure or because of your family failure या आपके अपनी वजह से, then this would become a curse for you. आप किसी भी दाड़ के नीचे आ सकते हैं। ये है कॉन्स यहाँ पे। प्रोज ये हैं, एक अच्छे सेंस में आज़ादी है और बहुत से सेंस में नहीं होगी। आज़ादी है, मैं अपने मुल्क में इस डर से नहीं जीता हूँ, लेकिन फिर बात आ जाएगी ना, प्रिविलेज भी है ना, अंडर प्रिविलेज भी रहा हूँ मैं कुछ अरसे, 5-7 साल मैंने वो ज़िंदगी अपनाई है जहाँ कोई बैग नहीं थी पीछे। लेकिन वो जो मैं समझता हूँ ये है कि नुक्ता ही निकल गया मेरे जहन से। आई वाज प्रोज ये है कि आज़ादी है आपको, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ मेरे इदारे के बहुत लोग इख्तलाफ रखेंगे, आज़ादी की डेफिनेशन के ऊपर ही इख्तलाफ हो जाएगा, बट यू विल फील कि भाई फर्स्ट क्लास सिटीजन हम हैं यहाँ के, हाँ जहाँ करके घर है अपना, ज़िंदगी दे दी अपना सब कुछ, और एक नई दुनिया के अंदर जाके सेटल होना मतलब वुड बी टू मच फॉर सम पीपल। जिन लोगों का मसला ही नहीं है, जिनको अपनी वो बेसिक्स चाहिए, वो तो वहाँ जाके जन्नत है उनके लिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चलेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे तो हर कोई काम करता है यहाँ पे। सिस्टम थ्रेशोल्ड पे काम करता है, काश थ्रेशोल्ड से पहले भी कर ले, तो ये इसको तो नीचे नहीं आने देंगे। और अभी की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, ये दलील है, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। इंसर्जेंसीज ठीक कर दी आपने, एक्सट्रीमिज़म्स ठीक कर दिया आपने, इकॉनमी के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, हाँ जा करके पता नहीं कितने $बिलियन का रिजर्व भी है, अब चाहे जिसने अगले ने रखवा जो भी है, इमेज भी आपकी थोड़ी है, डेटरेंस भी क्रिएट हो गया आपका, तो डूबने अल्लाह ने भी नहीं दिया और ऑब्वियसली इन्होंने भी बचाया, थ्रेशोल्ड के ऊपर मेहनत करके ऊपर लाए। बट आई थिंक इट हैज़ गॉटन यू 10 more years आई गेस, या 7 साल कह लें आप, जो अभी आपने रिसेंटली डेवलपमेंट किए ना, आपको मेरे ख्याल से 5-7 साल और मिल गए। तो मेरी एडवाइस तो नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं। 2019 में मैंने एक जंग लड़ी थी अपने हलके के अंदर, इट गॉट मी आई थिंक 3 years। 3 साल तक आप एक जंग लड़ते हैं ना, तो आपको 3 साल तक के लिए लोग छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत, आई थिंक यू हैव 5-7 years। अगर ये इसमें से कोई मैग्निफिसेंटली मिराकुलस काम करें इस नीयत से कि अल्लाह भी मौत से उतारें, आई थिंक आपको आने वाले 8 साल और मिल जाएंगे, बाय मोर 15 years। Lastly, youngsters, आर यू हैप्पी विद दिस आंसर? Yeah, मैं yeah, थोड़ा और yeah. क्रिस्प दूं इसमें? नहीं, it's good. यंगस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी इनिशियली भी जो एक तो ज़ाहिर है बड़ी फ़िलोसॉफिकल और थियोलॉजी वाली साइड है, बट एक आम बंदे के लिए आम फहम ज़बान में भी आप काफ़ी गुफ्तगू करते हैं, जिसमें आपकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई। अगेन अगर एक आम बंदे या आम जो बच्चा है 18 से 25 साल 30 साल की एज ग्रुप, उसको आपकी क्या एडवाइस होगी? बिकॉज़ अभी तो ढाबों पे बैठ के हम बस जियोपॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं, जिसका उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने परफ्यूम भी लॉन्च किया, खुद ही इसका आपने नाम रखा। सो व्हाट इज़ खुद ही फॉर यू, और व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दैट यंग मैन और यंग वुमन कि वो अपने आप को कैसे तैयार देखें, करें? इनकी ना बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। बेसिक एक वर्टिकल को खड़ा करने का नाम नहीं है कि मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ऊपर बन जाऊं। इसके ऊपर तो आपको कितना हमने एडवाइस किया कि ब्याह कर, आपने अपने हर आपके 5-6 वर्टिकल्स होने चाहिए। अभी मेरे पास एक शख्स आया और 22 साल की उम्र है उसकी, उसने मुझे कहा शेख साहब मैं 35 साल की उम्र में क्या होना चाहिए, एंड ही हैज़ गुड मनी, बाय द वे मेड गुड मनी फ्रॉम क्रिप्टो। मैंने उसे 9 वर्टिकल्स लिख के दिए कि 12 साल में ना तुम्हारे ये 9 स्टैब्लिश्ड होने चाहिए 40% प्लस या 50% प्लस पे। नंबर 1 मेरा यंगस्टर्स को एडवाइस है, आने वाले 10 सालों में
तेरा अल्लाह से जो रिलेशनशिप और ताल्लुक़ है उसकी क्या पोजीशन होगी, ये ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, ऑन थिंग्स कैलकुलेटेड, प्लान और हर लिहाज से डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई मैं जब 30 का होऊंगा, 30 का होऊंगा, 31 32 दूंगा, अल्लाह के साथ मेरी इंटीग्रेशन, रिलेशनशिप, ताल्लुक, कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग हिज अलॉगरिथम्स, हाउ ही इज़ मैनेजिंग द होल थिंग एंड हाउ ही डज नॉट, वो तेरा बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। सर्टेनिटी लेवल्स अल्लाह के साथ बहुत ऊपर होने चाहिए, डाउट कम होना चाहिए, और मोहब्बत, उम्मीद, खौफ शुड बी बैलेंस्ड प्रॉपरली। नंबर 2, शुड हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर वाइफ, गेट मैरिड। आने वाले 30s के अंदर वाइफ जड़ी हैगी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैरिज खड़ी हो, तो भाई ये 2 वर्टिकल हो गए। तीसरा मैंने गाइड किया उसको भी और मैं कौम के बच्चों को भी करूँगा। नंबर 3, ये जो 12 साल में जो काम करना है, मेक गुड हिस्ट्री, ताकि ये हो या आने वाले 20 साल हो। तीसरा, अपनी तारीख के साथ एक अच्छी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब कोई वर्टिकल काम नहीं करे, आई कैन वर्क ऑन विद माई हिस्ट्री, यू नो। What do you mean by history? Like किस context में? लिव अ डिस्ट्रक्टिव लाइफ इन अ वे कि यू कैन Hmm. एक्चुअली लुक एट इट। इतनी पावर फायर्ड जिंदगी हो कि मैं मुड़ के देख तो सकूं। तो एक अच्छी हिस्ट्री बिल्ड करो ना, एक बिल्कुल मरियल जिंदगी नहीं गुजारो ना कि पीछे मुड़ के देख रहे हैं। 3 होगी। चौथा मैंने से बोला, नेटवर्क बहुत, यू शुड हैव अ बिग नेटवर्क। नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब यू शुड इन्वेस्ट इन योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर पीयर्स, योर एम्प्लॉयज़, योर बॉस, व्हाट्सोएवर जो आपका स्कोप है, नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड हैव समवन टू, यानी इन योर 30s आपके पास एक बड़ा प्रोफेशनल या पर्सनल नेटवर्क होना चाहिए जिसके पास आप जाएं, वेंट आउट हों, नेगेटिव एनर्जीज निकालें, चिल करें, शुगर लगाएं, जो भी करें। 5वां, अच्छा अभी मैंने मेन बात नहीं की, मैं तो ये पैकेज पूरा तैयार कर रहा हूँ उसको। 5वां, आपका जो है ना, अब आते हैं मेन के ऊपर, आपका वो फील्ड जिसको आपका पैशन है, आपका उसको आपने कुछ बनाया हो उसके अंदर, यू विल इंजॉय बिल्डिंग इट एंड यू विल इंजॉय ग्रोइंग इट। तो आज अगर मैं हूँ, मेरे पास कोलीग्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे हम असर भी हैं, मेरे मिदरार इज़ अ होल वर्टिकल ऑफ माई लाइफ, माई वाइफ इज़ अ बिग वर्टिकल ऑफ माई लाइफ। अब मुझे 14 साल बाद बच्चे भी होंगे, वो एक अलहदा वर्टिकल बन चुके हैं। मेरा नेटवर्क मेरा एक अलहदा वर्टिकल है जिसमें मैं उनसे भी मिलता हूँ, उनसे भी मिलता हूँ, अच्छों से भी मिलता हूँ, बुरों से भी मिलता हूँ, इंटेलेक्चुअल से भी मिलता हूँ, डाइवर्सिटी एज यू कैन से। अच्छा, इसकी ये हो गए 4 या 5 हो गए। इसके बाद आई वुड एडवाइज देम कि इल्म जो है ना, उस वर्टिकल पे भी इन्वेस्ट करें। इल्म दूसरे रेल्म्स को इस तरह एक्सप्लोर करवाता है कि जब दुनिया से बोर हो जाए ना आदमी, तो कुछ लोग पहाड़ पे चले जाते हैं और हमारे जैसे लोग हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट पहाड़ पे चले जाते हैं, वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। यू शुड हैव एन एब्स्ट्रैक्ट लाइफ टू लिव विद, या वो जन्नत हो, या वो एआई चल रहा हो, आपका वो इल्यूजन्स चल रही हो जो दुनिया से ऊपर की हैं, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर भी जीने के आदी हों और आपका एक टाइम वहाँ भी लगाओ कि जब मैं फिजिक्स से फारिग हूँ तो मेरी एक स्पिरिचुअलिटी भी हो। दिस इन्वेस्टमेंट इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू डू, अगर ये अपने वर्टिकल्स खड़े नहीं करेंगे, अच्छा पैसा भी होना चाहिए, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड मेक मनी, अ लॉट ऑफ मनी, मनी बाइज हैप्पीनेस इज वेल। पैसे से बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सबब है ये। तो मेरे ख्याल से ये मैं रिपीट कर देता हूँ, नेटवर्क, फैमिली, प्रोफेशन, अल्लाह एंड हिस्ट्री एंड योर मनी, योर सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, ये सारी चीज़ें अगर इनलाइंड होंगी, 30s में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी आगे मज़ीद बड़ा काम करने के लिए। Sheikh Saab, thank you so much for taking the time out. It's थैंक lovely यू सो talking to मच you फॉर as कमिंग always. एंड विजिटिंग मी। इंशाल्लाह ताला ये सेंट को खुद ही इन्होंने ही रखा है, जीत और खुद ही इन्होंने रखा है। इसके पीछे बाय द वे कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक व्हाई आर यू लॉन्चिंग परफ्यूम्स? बिकॉज ये भी लोगों का सवाल होगा कि आप ये कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड को, या ये क्या, लाइक व्हाट्स द विजन बिहाइंड दीज परफ्यूम्स? पैसा मकसद होता तो ये ज़िंदगी इस तरह नहीं होती, आप मेरी लाइफ में ही ना होते। I didn't fall in love with you or all other intellects just because it's money. It's pure spirit. It's my own thing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ जो है वो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया। तो जब तक अपना था, आज भी है, लगाते हैं, ज़मीनें भी बेची,
और एसेट्स लिक्विडेट किए इंटेग्रिटी को सामने रख के कि मांग नहीं सकता था। फिर कुछ दोस्त यार हैं, उन्हें कभी कभी फ़ोन चला जाता था, फिर इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके आए। अच्छा, फिर इतनी कोई 600+ मिलियंस की व्यूअरशिप है, वो मोनेटाइज नहीं हम करते हैं, हमारे वो मसले हैं कि भाई म्यूज़िक है, ऐड वगैरह, अब इस पर आप डिबेट नहीं करेगा मेरे साथ, तो वहाँ से भी नहीं ले सकते। इदारे को फिर सेल्फ सस्टेनेबल पे ये लेके गए, लेकिन 12 साल बाद कोविड के बाद इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमको चार्ज कर लें, तो मैंने कहा यार हेल्प करने का चार्ज, तो फिर ये आगे पीछे तवीले करके निकालते रहे। मैंने कहा चलो देख लो, रीजनेबल करो, तो इन्होंने पहले हल्का हल्का किया, फिर इनका जिगरा बहुत खुल गया। फिर एक कॉर्पोरेट टीम आ गई है अब यहाँ पे, जो इस रिलीजियस माइंडसेट को एक कॉर्पोरेट चला रही है, उनकी अपनी चीज़ें, वो अब हमें गाइड करते हैं, आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई शुरू के अंदर कि भाई मैं एक अपने स्पिरिचुअल सेटअप को एक कॉर्पोरेट उसमें, तो फिर भी हमने कमर्शियल इस हद तक तो किया कि बस कोर्सेज सेल करेंगे, और मेरे ख्याल से वो जायज़ है सर्विस इंडस्ट्री में आने के लिहाज से। इन्होंने फिर एंटरप्रेन्योरल मॉडल्स को मज़ीद एक्सटेंड करना शुरू किया, तो उसी की लड़ी के अंदर इन्होंने एक, फिर मुझे काफ़ी अरसे से चाह रहे थे लोग कि मेरे अपैरल्स आएँ, मेरा भी कोई शोरूम करे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनली उसके अंदर। इसकी जो भी होगा वो सिस्टम को जाए, ठीक है, मेरे नाम के ब्रांड से अगर चल रहा है तो ठीक है, बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लें। और इसको आप बता रहे थे जैसे ये मैंने जो खुद अपनी मोनेटाइजेशन के लिए नहीं किया होगा ये, आपको तो ज़रूरत नहीं है ना उसकी। अगर देना चाहेंगे ये देख लें, ठीक है अपनी जगह पर, मतलब मैं दिस इज इसलिए अभी तक मेरा कोई ऐड नहीं आया, क्योंकि वो जो टीम इस पे काम कर रही है वो भी दुबई का ग्रुप है, बहुत बड़ा, और बड़ा नामवर ग्रुप है जिन्होंने इसको लॉन्च किया। तो मैंने उनको बोला पहला एक इनवर्ड होना चाहिए, और एक मेरा परफ्यूम सेंस इज़ वेरी, बहुत उस पर मेरी ज़िंदगी लगी है, तो मैं तो बोलना ही नहीं चाहता इसके ऊपर कि लोग तो आजकल परफ्यूम को इस तरह बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी मैं खोलूँगा मुँह इसके ऊपर इंशाल्लाह, आई शेयर मैसेज, बट इनकी हमारी टीम ने इसको अभी तक मेरे नाम से इस तरह नहीं किया, कोई जो भी एफिलिएट है, मैंने अभी तक कोई एफिलिएट नहीं किया अपना, मैं किसी और के लिए नहीं करता तो मैं अपने लिए क्या करूँगा। लेकिन आई थिंक आई विल शो अप टू हेल्प दिस वेंचर टू ग्रो इन इट। इन्होंने मुझसे पूछा आके, जो जिन्होंने बनाया है, ये दुबई लिखा हुआ है इस पर, मेड इन UAE, ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है। इन्होंने मुझसे पूछा आपकी नोज़ का क्या सीन है, मैंने कहा नोज़ ही का तो सीन है हमारा, नाक के तो मसले हो गए हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं कि आप क्या पसंद है, मैंने अपने वेरिएंट्स बताए, मैं ये वेयर करता हूँ बहुत अरसे से। उन्होंने फिर अपने सैम्पल्स बनाए, बड़े तैयार किए, दुबई से इसका आता था सैम्पल फिर। तो एनीवेज इसमें आई डोंट गो फॉर खुदी, आई विल गो फॉर जीत एक्चुअली, दैट्स माय, आई लाइक दैट एज वेल, आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर दैट। जीत के अंदर जो एलिमेंट है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। हमारी दुनिया के अंदर परफ्यूम वो होती है जो जब बड़े तगड़े लोग बैठे होते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब हो लेके इसने लगाया हुआ क्या है। मैं ये आपको एक एलीट माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि मतलब कोई भी हो ना, मैं ये समझता हूँ कि खुशबू ऐसी हो कि जब भी कोई गले मिले हो, क्या यार ये है क्या, समझ नहीं आया उसको। खुदी इज वेरी मच दैट विल अट्रैक्ट अ गुड माइंड माशाल्लाह से। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखे हैं, थोड़ी सी वुडी है, थोड़ा सा मतलब उसमें कॉमनैलिटी डाली है, जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं इस तरह महकूं। जी जो है ना वो ज़रा डिफरेंट, स्पेशल पीस है। वो मसला है उसमें। तो मैं इसलिए आई वुड वांट, दोनों वेरिएंट अच्छे बनाए, खुश हूँ मैं इनसे, लेकिन मैं 100% नहीं कहता कि मेरी चीज़ है तो बिल्कुल ही अच्छी होगी। और ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने छाप लिया कहीं से, दिस इज़ अ प्योर आर, यूनिक स्मेल, इट्स अ प्योर एक्सपेरिमेंट। ये हमारी अपनी है, इसके नोट्स हमारे अपने हैं, और बच्चों ने काम किया, लोगों ने काम किया ना। आई थिंक अगर इदारे को इससे फ़ायदा होता है, अच्छा है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेनेबल हो, तो ये मेरी लेगेसी होगी मेरी दुनिया में जाने के बाद कि भाई इनको इनके पैरों पे खड़े होने के लिए मैंने वर्टिकल्स दिए, अल्लाह ने दिए। Thank you so much for taking the time. Thank you.